हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भ्याना। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता कैसे बनती है। उसका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, उसके प्रमुख घटक क्या है, प्रमुख उपकरण क्या है, इन सब का वर्णन मैं आपको अच्छी तरह से इस वीडियो में बताऊंगी। और आप सबका स्नेह और प्यार और इतना सम्मान देने के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। कविता क्या है बच्चों? देखो, मानव के मन में तरह तरह के भाव छिपे होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। ये भाव जब समय समय पर उन्हें कोई अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो यह उभर कर बाहर आ जाते हैं और कविता का रूप ले लेते हैं। और पहले ये तुकबंदी के रूप में बाहर आते हैं और फिर यही तुकबंदी के बोल हमारे कविता बन जाते हैं। जॉर्ज लुइस ने बड़ी ही अच्छे शब्दों में इसकी परिभाषा दी है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। मुख्य रूप से जो कविता का जन्म है वह वाचिक बोलने की परंपरा से हुआ है, लेकिन आज लिखित रूप में ही हमारे सामने मौजूद है। कविता क्या है, ये प्रश्न सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही कठिन है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो कविता है हमारी संवेदना के निकट होती है, जो हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी हमारे मन को अंदर तक झकझोर देती है। और इसका जो मूल है, इसके मूल में क्या होता है? संवेदना और राग तत्व है। इसी संवेदना के कारण जो रत्नाकर डाकू थे वह वाल्मीकि बन गए। तो जिस तरह से चित्रकला मतलब ड्राइंग, संगीत कला, म्यूजिक या डांस, नृत्य कला आदि कलाएं सिखाई जा सकती हैं, तो कविता क्यों नहीं? यह हम ज्यों-ज्यों इन प्रश्नों का जवाब पाने का प्रयास करते हैं, त्यों-त्यों हमारी रुचि कविता के प्रति बढ़ती चली जाती है। हम बेशक अच्छे कवि ना बन पाएँ, लेकिन हमारा मन थोड़ा भावुक हो जाता है और हम एक सहृदय पाठक जरूर बन जाते हैं। एक अच्छी कविता बार बार पाठक को पढ़ने के लिए उसी तरह आमंत्रित करती है जैसे कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत। अगर हम कविता से दूर भागेंगे तो वह हमें रहस्य में लगती है, लेकिन अगर हम बार बार उसे पढ़ेंगे, उसके पास जाने की कोशिश करेंगे, उसे सुनने की कोशिश करेंगे, तो हमें उसका अर्थ समझ आने लगता है। और किसी भी कविता को लिखना एक कला है, जिसके लिए किसी बाहरी जो हमारा बाहरी उपकरण होता है उसकी हम मदद नहीं ले सकते। कवि भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर विशेष रचना करता है जो उसके दैनिक जीवन का एक माध्यम होते हैं। तो उसे से वह अपनी इच्छा अनुसार इसे जुटाता है और लय से गठित करता है और कविता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। बनती कैसे है? देखो, कविता के बनने की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारी माँ, हमारी दादी, बुआ, नानी या मौसी किसी की जवानी कभी लोरी के रूप में, कभी बच्चों के खेल गीत के रूप में, कभी तोतली ज़बान में बच्चे द्वारा गुनगुनाए जा रहे गीत के रूप में। तो ये जो कविता की एक जानी पहचानी सी दुनिया है, इससे हम सब परिचित हैं। ये दुनिया हमें उस समय अपरिचित या अनजान लगने लगती है जब हम यह सोचते हैं कि कविता के बोल में वह कौन सी चीज़ है जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है। तब हमें कविता के खेत खलियान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, सूखा गांव, पानी, नगर सब अपरिचित लगते हैं। तो इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली लगने लगती है। तो जब हम कविता में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो वह कविता चाहे किसी भी उद्देश्य को लेकर लिखी गई हो, चाहे वो व्यंग रूप में हो या कोई देशभक्ति की कविता हो या प्रकृति की कविता हो, तो जब हम रुचि लेते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ आने लगती है ये कि कविता को बनाने में, रचने में उसके उपकरण कौन कौन से साधनों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले कविता का सबसे पहला उपकरण है शब्द। तो शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी के जो कवि हैं W.H. ऑडेन ने यह कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात शब्दों से खेलना सीखें। उनसे मेलजोल बढ़ाना या शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थों की परत को खोलता है। एक आपने भी देखा होगा कि एक शब्द के अंदर कई अर्थ छिपे होते हैं। जिस तरह इंटरनेट से जुड़ना हमें क्या सिखाता है? हम ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ते हैं। उसी तरह से शब्दों से जब हम जुड़ते हैं तो कविता की दुनिया में प्रवेश करना होता है।
वास्तव में क्या होता है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता सबके अंदर होती है, लेकिन हम अपनी प्रतिभा को जब तराशते हैं तब वह एक लेखन के रूप में हमारे सामने आती है। तो उसे तराशने की आवश्यकता होती है। तुकबंदी के प्रयास से धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता क्या करती है, आकार लेने लगती है। जैसे हम बचपन में बोलते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80-90 पूरे 100 में लागा तागा चोर निकल कर भागा। अब देखो, ये लगभग हम बचपन में ये खेल खेलते थे, लेकिन हमने खेल खेल में ये ध्यान नहीं दिया कि यह भी एक शब्दों के खेल से कविता हमारी बन गई। तो इस तरह से जो काव्यांश में होते हैं, जो कवि के द्वारा शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया जाता है, और खेल खेल में यही प्रयास क्या बन जाती है, कविता के एक नई आयाम खुल जाते हैं कविता के लिए, और एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ हमारी रिदम होती है, जहाँ हमारी तुकबंदी होती है, एक व्यवस्था होती है, और इसी तरह से कविता क्या होती है, हमारे सामने बनकर आ जाती है। तो कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा बिंब और छंद। बिंब और छंद, इसे आंतरिक लय भी कहा जाता है। ये जो होते हैं, ये कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। बच्चों, ये जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, आंतरिक लय, इंद्रियों को पकड़ने में, यही आपके प्रश्नों के रूप में आपके बनकर आगे सामने आपके आएंगे। तो दुनिया को जानने का एकमात्र जो सुलभ साधन है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी इंद्रियां हैं। जो बाह्य संवेदनाएं होती हैं, हमारी इमोशंस होते हैं, वे मन के स्तर पर बिंब के रूप में, चित्र के रूप में बदल जाती हैं। तो कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायासी मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। कुछ हमने अच्छे से विशेष शब्दों को सुना, उसका चित्र हमारे मन के अंदर आ जाता है, और वे स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। तो हम जब खास तौर पे कुछ शब्दों का, जैसे हमने पहाड़ सुना, अब पहाड़ को सुनते ही क्या होता है, हमारे माइंड में, हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक पहाड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है। तो इसी तरह से जब ये चित्र उपस्थित होने लगते हैं तो धीरे धीरे कविता का एक बिंब निर्मित करते चले जाते हैं। नेक्स्ट है चित्रभाषा। अब जो हमारे छायावादी कवि रहे हैं, उनमें विशिष्ट स्थान रखने वाले सुमित्रानंद पंत ने कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पर काफ़ी बल दिया, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जो दृश्य होते हैं, दृश्य बिंब, देखने वाले जो हमारे चित्र होते हैं, वे अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ हमें अधिक प्रभावित करती है, काफ़ी समय तक हमारे स्मृति में रहती है। तो कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य, सुनना, बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। कविता एक ऐसी चीज़ है जिसे पांचों ज्ञान इंद्रियों, जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, रूपी पांचों उंगलियों से पकड़ा जाता है। जिस कवि की पकड़ जितनी मजबूत होती है, वह उतनी ही प्रभावशाली कविता की रचना करता है। जो छंद होते हैं, वे कविता का अनिवार्य तत्व होते हैं। मुक्त, देखो आपने पढ़ा होगा, आप कविता में हम कभी कभी लिखते हैं काव्य सौंदर्य में कि इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो कहीं कहीं मुक्त छंद होता है, कहीं कहीं चौपाई, दोहा, ये सब हमारे होते हैं, सोठा होता है। तो इसलिए कविता को लिखने के लिए लय का निर्वाह करना जरूरी होता है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। कविता के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो कविता होती है वो भाषा में होती है, इसलिए जिस भी भाषा में आप कविता लिख रहे हैं उसका सम्यक, उसका पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जो भाषा है वह शब्दों से बनती है, तो शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। तो भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी हो, उसकी बनावट ऐसी हो कि पाठक को नहीं लगे। तो कविता में जो संकेत होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए कविता में जो चिन्ह होते हैं, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का जो खाली स्थान भी कुछ कई बार कह रहा होता है, वो भी कोई ना कोई संकेत दे रहा होता है। तो वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है। तो इसलिए काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, कविता में छंद का बड़ा महत्व है। तो छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना किसी भी कवि के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। तो जो कविता होती है वह छंद में और मुक्त छंद दोनों में होती है, जैसा कि आप पढ़ते आए हो। नेक्स्ट है, कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसकी ठीक ठाक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच बहुत कुछ अनकही छोड़ देना, ये कवि की ताकत बन जाती है।
इससे कविता बहुत ही एक प्रभावशाली बन जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। कवि जो भी कहना चाहता है वो सारा उसका जो सार है, जो उसका मर्म है, वो सारा समझ में आ जाता है। कविता की रचना के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला को प्रतिभा कहते हैं, और इसके बिना काव्य लेखन बिल्कुल भी संभव नहीं होता। और यह प्रतिभा व्यक्ति में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। जो अपनी प्रतिभा को पहचान लेता है वह अपना कविता का लेखन कर लेता है। महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं, जैसे पहला प्रश्न है आपका कि कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ और आज ये किस रूप में मौजूद है। जैसे आपने पाठ में पढ़ा कि कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ और ये आज लिखित रूप में मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहृदय पाठक के मन पर कविता का क्या असर होता है। तो कविता जो होती है वह पाठकों की संवेदना के निकट होती है, मन को छू लेती है और कभी कभी झकझोर देती है। देखो, जो हम पाठ में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं उन्हीं से प्रश्न बनकर आपके सामने आते हैं। तो इसलिए पाठ को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है कि स्पेशली ऐसा नहीं कि खाली प्रश्न उत्तर याद कर लिए और आपका काम हो गया। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कविता के जादू का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे ये होता है कि चाहे मनुष्य इसके प्रभाव से अच्छी कविता की रचना करने वाला बेशक ना बने, लेकिन वह एक अच्छा और भावुक पाठक अवश्य बन जाता है। अब एक अच्छी कविता की पहचान क्या है। एक अच्छी कविता की पहचान यह है कि पाठक को यह आमंत्रण दे और पाठक उसे बार बार पढ़े। जब व्यक्ति उसे दूर रहता है तो उसे वह रहस्यमय लगती है, लेकिन जब उसके निकट जाता है तो वह उसे इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। अब कविता के संबंध में कवि के सामने क्या कठिनाई आती है। तो कवि के सामने यह कठिनाई आती है कि कवि को भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर विशेष रचना करनी होती है जो उसके दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपने इच्छा अनुसार शब्द जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण और इसकी पहली शर्त क्या है। तो सबसे पहला उपकरण है शब्द, और इसकी पहली शर्त यह है कि शब्दों से मेल जोल होना चाहिए। शब्द हमें पता होने चाहिए, उसके अर्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। शब्दों से खेलने का क्या आशय है। शब्दों से खेलने का मतलब है उनसे मेलजोल बढ़ाना और शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कविता का बिंब किस तरह निर्मित होता है। देखो, कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अचानक मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं, तो ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है, कविता में चित्र भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। तो कविता में चित्र भाषा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि चित्रों या बिंबों का मनुष्य के मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये बोधगम्य होते हैं। दृश्य जो बिंब होते हैं बोधगम्य समझ आते हैं, क्योंकि हर देखी गई चीज़ अधिक समय तक मनुष्य को प्रभावित करती है और उसकी स्मृति में रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में आंतरिक लय किसे कहा जाता है। आंतरिक लय होता है बिंब और छंद, और ये कविता को इंद्रियों से पकड़ने का साधन है। ये भी मैंने पहले आपको पढ़ाया है। तो इस तरह से जब आप किसी भी पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो जाते हैं। आई होप आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।